जनता परिवार में एक खुशी और मिली है। आज हम लोग के बीच में रईस अहमद जी हैं, जो आप जिला आजमगढ़ से हैं। आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय टीजीटी हिंदी के पद पर हुआ है और इसके पूर्व भी बहुत सारी आपकी उपलब्धियां हैं जो आप सफलता प्राप्त किए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा आपका परिचय कि आप शाम 6 से 8 बैच के हैं, ऑफलाइन बैच में। आपका नाम रईस अहमद, पिता का नाम श्री शब्बीर अहमद, माता का नाम श्रीमती शाहिदा खातून, ग्राम व पोस्ट कोड़िया, जिला आजमगढ़ से आप हैं। आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में एनबीएस में हिंदी टीजीटी के पद पर 18वीं रैंक पे हुआ है जनरल में। आप 2022 में नेट 11 भी परीक्षा उत्तीर्ण किए थे और जूनियर एडेड 2021 की परीक्षा में भी आपके नाम है। केबीएस प्रवक्ता का भी आपने साक्षात्कार दिया है अभी हाल ही में हिंदी के पद पर, आप उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। इसमें वर्तमान में रेलवे में आप चयनित हैं और आपने दिल्ली अधीनस्थ में भी टीजीटी का परीक्षा पास किए थे और आप वेटिंग में नाम आया था। तो कई जगह आपकी सफलताएं हुई हैं। आज रईस अहमद जी हम लोग के बीच में हैं और बहुत ही गंभीर, बहुत ही अच्छे प्रतियोगी हैं और हो सकता है हम लोग के आप लोग की बातों से आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, मोटिवेशन मिल सके। तो रईस अहमद जी का लक्ष्य था कि जब हम सफल होंगे तो मंच पे ज़रूर आएंगे। आज उनका लक्ष्य पूरा हो गया और अभी और बहुत सारी सफलताएं हैं। अभी केबीएस प्रवक्ता का रिजल्ट आना है, उसमें भी आपका अच्छे इंटरव्यू हुए हैं, उसका भी रिजल्ट आ सकते हैं। तो आज रईस अहमद जी जो इतनी उपलब्धियों के साथ हम लोग के बीच में हैं और अपनी सफलता के बारे में बताएंगे। आप लोग बहुत ही गंभीर मन से सुनिएगा, हो सकता है आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम तो मैं सर को माला अर्पित करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा। सर का आशीर्वाद रहा कि मैं आज इस मंच पे बोलने लायक बना और इसमें सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैंने मेहनत तो की, लेकिन सर का मार्गदर्शन के अनुसार ही मेहनत करने पर मुझे सफलता प्राप्त हुई और मैं नवोदय के टीजीटी हिंदी के पद पर चयनित हुआ। और इससे पहले सर के मार्गदर्शन में अभी हाल ही में मैं जेआरएफ हुआ सन 2022 में। और इसके पहले भी मैं जब कोचिंग मात्र 2 या 3 महीने किया था, इतने ही मार्गदर्शन में सर के मैं दिल्ली अधीनस्थ में दिया, इसमें वेटिंग में मेरा रह गया। और जूनियर एडेड में भी मेरा अच्छे गुणांक के साथ, नंबर के साथ, उसमें भी मेरा नाम है। और जो भी सफलताएँ मिली सर का आशीर्वाद था। सर हमेशा सहयोगात्मक रूप से हमारे साथ लगे रहे और मोटिवेट भी करते रहते थे, चाहे वो पर्सनल हो और चाहे क्लास में हो। हमेशा सर साथ में रहते थे और मोटिवेट करते रहते थे और मार्गदर्शन करते रहते थे, जिसकी वजह से आज मैं इस सफलता को प्राप्त किया और नवोदय में फाइनली मैं चयनित हुआ। और मैं सर से यही आग्रह करूँगा कि ऐसे ही अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर अभी भी बनाए रखिए, मुझे अभी और अपने आशीर्वाद से संवारिए, जिससे मैं और भी अपनी ऊंची से ऊंची सफलता को प्राप्त कर सकूं। अच्छा रईस जी, जब संस्था में आप आए थे तो टेस्ट पेपर में कहाँ शुरुआत किए थे आप? सर टेस्ट पेपर जब मैं पहला टेस्ट दिया, जबकि सर पहले का टेस्ट पेपर और अब की टेस्ट पेपर में काफ़ी अंतर है। अब आपके क्वेश्चन सर काफ़ी डिफ़िकल्ट बनाए जा रहे हैं। पहले के जो टेस्ट पेपर थे 2016 के पैटर्न पे बनते थे, तो उसमें मेरा सर पहले 67 नंबर मिला। तो मुझे लगा कि अभी तो नंबर बहुत कम है, फिर भी 67 नंबर से भी बहुत लोग कम थे। तो मुझे लगा अभी शुरुआती में पहला टेस्ट में मेरा इतना नंबर तो ज़रूर बढ़ेगा। और मैं सर प्रयत्न करता रहा, धीरे धीरे 70 पहुँचा, 80 पहुँचा, 85 पहुँचा। जब धीरे धीरे नंबर बढ़ने लगे तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि जो सर बोल रहे हैं करने के लिए, जो सर बता रहे हैं करने के लिए, वो मैं सही कर रहा हूँ, गलत नहीं कर रहा हूँ। और मैं वैसा करता गया और फाइनली सर मेरा 100 से प्लस भी आने लगा। जैसा कि सर बार बार कहते भी थे कि 100 से प्लस अगर आ रहा है तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप चयन के करीब हैं, सिलेक्शन के करीब हैं। तो जब मुझे 100 नंबर प्राप्त होने लगे तो मुझे लगा कॉन्फिडेंस कि अब मेरा चयन भी लगता है अब हो जाएगा। और उसी कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ मैं सर के सानिध्य में कार्य करता रहा निरंतर और मुझे फाइनली सफलता मिली। अच्छा, आप जब कोचिंग में आए होंगे तो बहुत सारी भीड़ रही होगी। यस सर। तो बहुत डर लगता होगा कि इतनी भीड़ में कैसे हम सफल हो पाएंगे। सर जब मैं आया सर इतनी भीड़ थी, 2016 का चयन का रिजल्ट आया था सर 2021 में। और सर मैं इतनी भीड़ में देख करके ना कोई पूछने वाला था कि तुम हो कौन, कहाँ से आए हो। एक कोने में एक सीट मिली सर, सीट की भी इतनी दिक्कत हुई कि सीट बड़ी मुश्किल से मिली।
एक कोने में बैठा साहब अपने सफलता के राज बता रहे थे, ऐसे करिए वैसे करिए। मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरा इस भीड़ में नंबर आ भी पाएगा कि नहीं इस जन्म में। इतना मैं डिमोटिवेट था उस समय। आया तो घर से बहुत मोटिवेट होकर के था कि अब की बार नौकरी लेके जाऊंगा इलाहाबाद से। लेकिन सर इस भीड़ को देख करके मुझे ऐसा लगा कि नौकरी मिल पाएगी कि नहीं, नौकरी की बात छोड़िए अच्छा नंबर भी मिल पाएगा कि नहीं। क्योंकि सर आपकी कोचिंग से ही आप बता रहे थे कि 125 में 124 की है, कोई 123 की है, पूर्णांक में पूर्णांक। हम कहे इतनी पूर्णांक में पूर्णांक तो नहीं हो पाएगा, कैसे किए लोग। फिर सर धीरे धीरे क्या हुआ, हम भी बैठते गए, नंबर बढ़ता गया, तो धीरे धीरे विश्वास जगा कि हम भी कर लेंगे। और सर एक दिन ऐसा आया कि हम भी 100+ करने लगे, तो विश्वास जगा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कोई भी श्रद्धा लगन से किसी सर के मार्गदर्शन से, गुरुजी के मार्गदर्शन से काम किया जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। और इस सफलता में सर सबसे बड़ी चीज़ है निरंतरता। जैसा कि हम जिस संस्थान पढ़ रहे हैं उसका नाम भी निरंतर है, तो उस निरंतरता को मैं बनाए रखा। सर बोलते थे कि निरंतरता बनाए रखिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो मैं 2 चीज़ रखा, टेस्ट को 100 नंबर से ऊपर रखता था, निरंतर बना रहता था, और उसी का परिणाम है कि मुझे सफलता प्राप्त। अच्छा, आपने जब नवोदय की इंटरव्यू दिया, इसके पहले भी आप ज्वाइनिंग कर चुके थे रेलवे में? यस सर। तो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि लग रहा है मैं इस नौकरी को बदल दूंगा, ऐसा? जी सर, जब रेलवे ज्वाइन किया तो मुझे लगा तभी तो मैं वर्तमान में रेलवे में हूँ ही, तो बेरोजगार तो हूँ नहीं। और फिर भी इंटरव्यू देने में सर, पहली बार इंटरव्यू में देने जा रहा था, तो इतना तो सर डर लग रहा था कि इंटरव्यू देने जा रहा हूँ पहली बार, वहाँ का माहौल कैसा होगा, कैसे होता है इंटरव्यू, इसका सर आइडिया नहीं था हमें। परीक्षा देने का आपके सर टेस्ट देने से बार बार अभ्यास तो हो चुका था, और इंटरव्यू आपने कराया तो यहाँ भी आपने काफ़ी मोटिवेट किया कि कोई दिक्कत नहीं है, जाइए, आप लोगों का अच्छा नहीं होगा तो किसका अच्छा होगा। आप लोग रेगुलर क्लास किए हैं, रेगुलर मार्गदर्शन में रहे हैं, अगर आपका नहीं होगा अच्छा तो फिर समझो किसी का नहीं होगा। वो सर सारी चीज़ें मैं कलेक्ट करके दिमाग में रखता था कि सर बोले हैं ऐसा तो झूठ नहीं बोलेंगे, सब झूठ बोल सकते हैं, सर थोड़ी झूठ बोलेंगे। तो उस चीज़ को सर अपने दिमाग में पॉजिटिव बनाए रखता था कि सर बोले हैं आपका नहीं अच्छा जाएगा तो किसका जाएगा, यानी कुछ तो है, लगता है सर हम लोगों के अंदर की कुछ तो निखार देख रहे हैं सर। तो उस निखार के साथ, उस पॉजिटिव के साथ गए सर इंटरव्यू में। इंटरव्यू अच्छा गया सर, आपके आशीर्वाद से इंटरव्यूअर भी हमें बोले कि बहुत अच्छा, आपका 100% है, आपने उधर। अच्छा, किस तरह के सवाल पूछे इंटरव्यू में आपसे? जी सर, पहले हमारा इंट्रोडक्शन दिया सर, मैं इंट्रोडक्शन दिया, और उसके बाद उन्होंने बोला बोर्ड पे चलिए, बोर्ड भी डिजिटल था, और उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने पद में पदोन्नत कर रहे हैं, उन्नयनीकरण कर रहे हैं, तो बताइए उन्नयनीकरण लिखिए। सर मैं उन्नयनीकरण लिखा, और उन्होंने बताया कि उन्नयनीकरण का अर्थ बताइए। मैंने सर उन्नयनीकरण का उनको अर्थ भी बताया, और सर जैसे ही मैंने उन्नयनीकरण लिखा, उन्होंने कहा राइटिंग बहुत अच्छी है आपकी। तो मैंने उन्हें बोला कि धन्यवाद सर। तो मुझे कॉन्फिडेंस वहीं सर आ गया कि उन्होंने अगर बोला कि राइटिंग अच्छी है तो कुछ लग रहा है पॉजिटिव मेरा हो रहा है। और उसके बाद सर फिर बुलाए मुझे, कुछ क्वेश्चन किए, फिर उसके बाद फिर बोर्ड पे दोबारा भेजे कि चलिए वहाँ पे समास पढ़ाइए। और सर मुझे आपकी क्लास में प्रैक्टिस समास की इतनी बार कर चुका था, वहाँ पे मुझे मजाक जैसा लगा। समास पे ही वो आपसे? जी सर, वहाँ लगा कि जैसे मालूम पड़ा कि सर से इन्होंने पूछ के ही मेरा इंटरव्यू रखा है कि समास ही पूछना है। बस मैं वहाँ पे समास सर पढ़ाया, और बोला उदाहरण दीजिए, उदाहरण भी दिया, बोले बहुत अच्छे। फिर उन्होंने बुलाया, और सर बोला उन्होंने कि कोई सस्वर वाचन में कोई कविता सुनाइए। तो मैंने बोला सर मैं कबीरदास जी को पढ़ा हूँ, तो उन्हीं को सुना। तो उस कविता को सुना सकते हैं क्या? तैयार है सर? बिल्कुल सर, सुनाएंगे जरा। काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, ना तल तपति न ऊपरी आग, तोर हेतु कहु कासनि लाग, कहें कबीर जे उदकी समान, ते नहीं मुँहे हमारे ही जान, ते नहीं मुँहे हमारे ही जान। तो इस कविता को सर मैं सुनाया, उन्होंने बोला बहुत अच्छे। और सर 1-2 प्रश्न और हमसे किए, उन्होंने बोला कि बाकी आपका इंटरव्यू 100% है, आप जा सकते हैं। अच्छा, आपको जब सफल लोग आते थे मंच पे, और जी। तो आपके अंदर कैसी फीलिंग होती थी जो है कि हम वास्तविक रूप से बताएं सर, इस मंच पे आपके सर खड़े हैं तो झूठ नहीं बोलूँगा सर, कभी कभी खुशी भी होती थी, कभी कभी सर अजीब लगता था कि सफल हो गए तो हम क्या करेंगे। अब उनकी बात भी सर सुनने में मुझे अच्छा नहीं लगता था,
मैं सोचता था ऐसे बहुत लोग सफल होकर आ रहे हैं, तो मैं इनकी बात क्यों सुनूं। जो सर को बता रहे हैं, सर इतने लोगों की बात सुन के जो निचोड़ बता रहे हैं, हम उसको बात को अगर फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा इनसे भी बेहतर मैं कर सकता हूँ। और सर यही श्रद्धा विश्वास के साथ मैं करता था कि मैं इनसे अच्छा करूँगा। सर के मार्गदर्शन में अगर ये सब इतना किए हैं तो मैं भी सर के मार्गदर्शन में इनसे भी अच्छा कर सकता हूँ और करूँगा। और सर आपका आशीर्वाद था, काफ़ी मुझे सफलता मिली, JRF मिला। फर्स्ट अटैम्प्ट में सर मैंने JRF निकाला, और एडेड में भी, जूनियर में भी मैं सर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही था। 2 महीने सर आपका सिलेबस पूरा किया था। यहाँ पे सर 2-2 साल से लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन सर मैं आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से 2 महीने में जूनियर एडेड में भी अच्छा नंबर लाया और अच्छा गुणांक के साथ में सर जूनियर एडेड में भी लाइन में लगा हूँ। फिलहाल अभी तो भर्ती नहीं सर फाइनली, और उससे पहले आपके आशीर्वाद से नवोदय में सर चयन हो गया। तो सर उन लोगों की बातें मुझे कभी कभी कोई सीरियसली जो ज़्यादा झेले हुए थे बताते थे सर, तो अच्छी भी लगती थी कि अगर ये झेल सकते हैं इतना तो हम भी झेलना चाहिए। तो हम भी उनसे कभी कभी मोटिवेट हो जाते थे। लेकिन सर मैं ज़्यादातर उनकी बातों को प्राथमिकता बहुत कम देता था सर। जी। मुझे लगता था मैं इनसे नहीं ले सकता, मुझे सर से ही लेना चाहिए। सर के मार्गदर्शन में जो काम करूँ मैं सर के मार्गदर्शन में काम करूँ। और सर मैं आपको फॉलो किया कि सर लाइट कट जाती है, AC सर नहीं लगवाएं। क्या सर के पास पैसा नहीं है? सर के पास है, लेकिन सर इसी परिस्थिति में झेल के जब हम लोगों को पढ़ा सकते हैं तो फिर हमको तो नौकरी लेनी है, हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? तो सर हम कोई भी और आपने प्रयागराज में रह करके अपने दिनचर्या को भी बहुत अच्छे से मेंटेन किए रहे होंगे। जी सर, हम मेंटेन करते हैं। सुबह में सर उठने का, जैसा कि आप बताते हैं, सुबह में उठ के पढ़ाई करिए। सुबह में सर हम 2 महीने तक आपको फॉलो किए, लेकिन सर हम कभी आदत ना होने के कारण हम सुबह में अगर उठ जाते थे तो सर दिन भर डिस्टर्ब रहते थे। नींद नहीं पूरा जी, नींद हमारी पूरा नहीं होती थी, चाहे हम कितना भी सवेरे शाम को सो जाएं। अगर सुबह में हम बिना 6 से पहले उठ गए तो बड़ा कठिन कार्य वो। जी सर, बहुत कठिन कार्य तो साथ था सर। उठने को उठ जाते थे कि सर बोले हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, कहीं तो कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन सर दिन भर डिस्टर्ब हो जाते थे, उससे ज़्यादा पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती थी। फिर लगा ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो उससे ज़्यादा कहीं उसका एवरेज एक्स्ट्रा दिया जाए। तो सर मैं सुबह में उठता था अपनी मर्ज़ी से ही, लेकिन सर दोपहर में मैं नहीं सोता था। जैसा कि सर आप कहते थे सुबह जल्दी उठिए, दोपहर में भले सो लीजिए। लेकिन सर अगर मैं सुबह नहीं उठता था तो दोपहर में भी कभी प्रयागराज में जल्दी सोता नहीं था। कभी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए तो सो लेता था, लेकिन वैसे दोपहर में कभी नहीं सोने का प्रयत्न किया सर। और सर काफ़ी आपके निर्देशन में हर सब्जेक्ट पर, हर पार्ट पे सर मैं बराबर ध्यान भी देता रहा। कुछ सब्जेक्ट में तो रेगुलर देखना पड़ता था, जैसा कि आप कहते थे हिंदी साहित्य का इतिहास बराबर देखिए, व्याकरण बराबर देखिए, काव्यशास्त्र बराबर देखिए। तो इन चीज़ों को सर मैं बराबर देखता था। बाकी भाषा विज्ञान वगैरह सप्ताह में एक बार रिवीजन कर लिया, क्वेश्चन लगा लिया। संस्कृत साहित्य में रिवीजन कर लिया, क्वेश्चन लगा लिया। इन लोगों का सर काम चल जाता था। बाकी जो आप बताते थे कि बड़े पार्ट जो, जी बड़े पार्ट जो कि आप बताते थे, इनको आपको नहीं बोलना है, नहीं छोड़ना है, ये गड़बड़ होंगे तो फिर आपका गड़बड़ होगा। तो उन चीज़ों को सर मैं पकड़े रहता था। जो भी है सर, पढ़ाई जो आप बताते थे उसको मैं फॉलो करने का 100% प्रयास करता था। अब कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा होगा जी सर, पहली बात तो सर खुशी इस बात की है कि मंच पे सर मैं आया था, तो कभी अगर अवसर भी प्राप्त होता था किसी कारण चढ़ने के लिए मंच पे, तो मैं नहीं चढ़ता था सर। मैं भी सोचा था चढ़ूँगा तो सेलेक्ट हो करके, और सर 2022 पूरा बीत गया और सर सिलेक्शन नहीं हुआ और नहीं चढ़ा। 2023 में सर फंक्शन हुआ तो मुझे लगा नीचे से आप बात जी सर, आप बुलाए भी कि JRF भी हुए तब बुलाए आप कि ऊपर आ जाइए। हम तो कहे सर आपका आशीर्वाद है, नीचे से ही हम बोल देते हैं। लेकिन सर अवसर प्राप्त हुआ कि लगातार मंच पर आने का सर अवसर ही मिलता रहा। और कुछ बताना चाहेंगे प्रतियोगियों को? जो जी सर, प्रतियोगियों से यही कहना जैसे आप भी काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी जब असफलताएं रही होंगी। जी सर, असफलताएं में यही होता है सर कि लोग निगेटिव हो जाते हैं। कुछ दिन तक अच्छे से करेंगे, फिर उसके बाद अपनी दिनचर्या को भूल जाएंगे कि हमें कैसे करना है। और दोस्ती यारी भी सर प्रयागराज में आने के बाद कुछ दिन तो नहीं रहती, लेकिन सर बहुत जल्दी सर बढ़ जाती है। लेकिन मैंने दोस्ती यारी से बहुत बर्ताव रखा सर, 4-5 महीने तक दूरी ही रखा, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। लेकिन जैसे नंबर सर अच्छा आने लगे, क्या कारण था, दोस्त यार ज़्यादा बनने लगे थे सर। और लास्ट 2-3 महीने में सर काफ़ी ज़्यादा लोगों से मेल मिला हो गया। तो इन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, जो प्रतियोगी छात्र हैं वो दोस्ती यारी थोड़ा कम रखें, अपनी पढ़ाई को सबसे पहली प्राथमिकता अपनी पढ़ाई को जी। और अपने शरीर को कष्ट तो देना ही पड़ेगा सर। लोग अपने शरीर को, सर मैंने और भी 1-2 लोगों के रूम में कभी कभी सर किसी बहाने गया तो यही चेक करने गया कि इनकी यहाँ फैसिलिटी क्या तरीके से पढ़ाई करते हैं जी। तो सर देखा पढ़ाई का तो ब्रेंच वगैरह सब मेंटेन रहते थे, बाकी खाने पीने की व्यवस्था अच्छी खासी रहती थी, सोने की। तो लेकिन सर मैं अपना पढ़ाई तो मेंटेन किया, लेकिन सर जो व्यवस्था है उसको डैमेज ही रखा, ताकि शरीर को इतना
मतलब सुकून ना दिया जाए कि सर पढ़ने का मन ना करे। और प्रतियोगी छात्र क्या करते हैं सर, रूम को अच्छा कंफर्टेबल बनाते हैं। और सर पढ़ाई ना होने में सबसे बड़ा कारण जो होता है रूम में कंफर्टेबल होता है। जिस रूम में आप कंफर्टेबल रहेंगे सर वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और सर मैं जिस दिन जहाँ पे रूम में रहा हूँ वहाँ कंफर्टेबल कभी नहीं था, मैं अनकम्फर्टेबल ही रहता था। तो सर यही है कि प्रतियोगी छात्र को भी अपने दिनचर्या को बढ़ाना चाहिए, बढ़िया से मेंटेन करना चाहिए। और दूसरी चीज़ दोस्ती यारी को सर थोड़ा कम करना पड़ेगा। जैसा कि लोगों के बढ़ ही जाती है तो उसको कारण ये है, उसका सर सोल्यूशन यही है कि रूम ही बदल देना चाहिए। और सर किसी प्रतियोगी से अगर कहा जाए रूम बदल दीजिए, सर रूम नहीं बदल सकते। और सर अगर रूम बदल दें सिलेक्शन आसान हो जाएगा। अगर रूम बदलेंगे नयापन दिखेगा जी सर, रूम बदलेंगे नयापन दिखेगा, नए लोग मिलेंगे तो उतना उनसे बातचीत नहीं होगी, तो फिर वो कुछ ना कुछ पढ़ाई के ही प्रति उनका काम रह जाएगा। और सर किसी को भी कहा जाए तो रूम नहीं बदल सकता, कोई भले कुछ भी कर ले। तो ये सर मुझे लगता है अगर पढ़ाई करना तो रूम ऐसा लिया जाना चाहिए जहाँ लोगों से ज़्यादा मेल मिलाव ना हो। बस कोचिंग अपना पढ़ाई, कोचिंग अपना पढ़ाई सर। तो यही सर कहना चाहेंगे कि अच्छा, कोचिंग बहुत सारे लोग रेगुलर नहीं रहते हैं। जी जी, एक दिन आएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे, वो प्रयागराज में रहते हैं। जी जी, कभी टेस्ट में आ गए तो करेक्शन में नहीं आएंगे, करेक्शन में आ गए तो टेस्ट में नहीं, कभी दोनों में नहीं है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो उसके बाद अच्छा भी नहीं कर पाते हैं, वो निगेटिव ही बोलते हैं। जी सर, जब सर हम अच्छा नहीं करेंगे, हमारा अच्छा नहीं होगा, तो सर हम आपके बारे में निगेटिव बोलेंगे कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं यार, छुट्टी कर देते हैं, टेस्ट बराबर नहीं ले रहे हैं, काफ़ी चीज़ें सर हम अपना दोस्त तो नहीं देंगे। क्योंकि ह्यूमन नेचर की सर एक प्रवृत्ति है कि अपना कोई दोस्त नहीं देखता है, दूसरे की ही बुराइयों में लगा रहता है। तो उनको ये करना चाहिए कि पहले अपनी कमियों को झांकें, नोट करें, नहीं उसको दिमाग में ना बैठाएं बल्कि लिख डालें कि कमी क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कमी है, मैं रेगुलर क्यों नहीं जा रहा हूँ, उसके पीछे क्या कारण है, टेस्ट बराबर क्यों नहीं दे रहा हूँ, उसके पीछे क्या कारण है, उसको नोट करें। और 1-2 महीने तक अगर सर अनुशासन के साथ अगर फॉलो करें तो उन्हें पक्का सर रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा सर, जो कि सर नहीं करते हैं लोग। यही सर कारण है कि उनको रिजल्ट नहीं दिखता। और तो अपनी कमी दिखता है नहीं सर, वो अपनी कमी देखना नहीं चाहते हैं, वो बस दूसरे की कमी में लगे रहते हैं। या फिर दूसरे की कमी में देखेंगे या दूसरे की जो उन्नति है उनसे थोड़ा सा ईर्ष्या भाव जलन रखेंगे। अगर कोई कम समय उनसे अच्छा करने लगा तो वो उनसे जलन रखेंगे, उनसे सीखेंगे नहीं कि अगर ये जल्दी आके कर लिया तो हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो हमको और मेहनत बढ़ानी चाहिए। ये उनसे ना सीख करके उनसे ईर्ष्या जलन रखेंगे। तो सर ये कहीं ना कहीं निगेटिव होता है। अगर निगेटिव सोचेंगे तो अपनी लाइफ में भी निगेटिव ही होगा। और पॉजिटिव रहेंगे तो सर पॉजिटिव भी आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। बहुत अच्छा लगा रईस जी, आपने ये सफलता की कहानी बताई। और सभी प्रतियोगियों को इस तरह ध्यान से बातों को सुनना चाहिए जो सफल लोग हैं, ताकि वो अपना भी देखिए आपने सुने भी थे कई लोग के, तभी वो चीज़ दिमाग में आया कि हम भी अच्छा करेंगे। और आपने ये चीज़ बहुत अच्छी बताया कि हम टेस्ट पेपर जब करते थे तो हम ऊपर वाले को देखते थे हमेशा, टॉप 10 को नीचे नहीं देखते थे क्योंकि हमारा कंपटीशन ऊपर से। जी सर, जब मैं टेस्ट देता था सर तो मेरिट लिस्ट बनाने के लिए सर आपके पास आता था, तो उसमें मेरा सर यही फ़ायदा रहता था। जब मेरिट में बनाता था तो आप तो बोल देते थे 100 से नीचे वालों को अलग करिए। तो सर 100 से नीचे वालों को अलग, तो मैं जानता इनसे कंपटीशन मेरा नहीं है। जो कंपटीशन है 100+ वाले से है, और 100+ में भी मेरा जो नंबर आता था उनसे आगे वालों को देखता था कि उनका एक बार चेहरा देखता था। जब सर आप बोलते थे ये टॉप में आए, ये इतने नंबर पे आए, देखता था जी सर, मैं उनको देखता था अच्छा आप ही हैं कंपटीशन में, देख लेते हैं अगली बार हम भी कोशिश करते हैं। लेकिन सर मैं ये कभी नहीं कहता था, ना कभी अनुभव होने देता था कि मैं इनसे कंपटीशन कर रहा हूँ। लेकिन सर अपने दिमाग में ये रखता था कि कंपटीशन हमारा मतलब उनको जरूर देखते थे आप? जी सर, जो हमसे आगे रहते तो उनको एक बार जरूर देखते थे कि आपसे मेरा कंपटीशन है, ठीक अगली बार हमारा भी नंबर होगा। तो इस चक्कर में सर पढ़ाई कभी डिमोटिवेट नहीं होती थी, और आपके मार्गदर्शन से और भी चीज़ें सर मैं एक्स्ट्रा भी करते रहते था। जैसे सर आप बताते थे प्रैक्टिस मत छोड़िए, पढ़ाई नहीं कर पाता था लेकिन सर प्रैक्टिस ज़रूर करता था कि प्रैक्टिस से जो चीज़ें हैं एक बार में पूरा सिलेबस सर कवर हो जाता था। अच्छा, वो और बैच से भी तुलना करते थे, जो बोलते थे हम लोग कि और भी अच्छा किए हैं, कि बस अपने क्लास से? नहीं सर, अपने क्लास से नहीं। जब आप बताते थे कि इस बैच में बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, सुबह वाले बैच में लोग इतने कर दिए, सबसे ज़्यादा इस सुबह वाले बैच का है, तो मैं यही सर कभी कभी आप बता देते थे तो भी मैं थोड़ा सा लगता था कि कंपटीशन इसी बैच से नहीं है और भी बैच से है। लेकिन जब आप नहीं भी बताते थे तो भी मैं सर ये नोट करता था कि मेरी इस बैच में अगर सर मुझसे 25 लोग आगे हैं तो मैं सर उससे गुना कर देता था कि 4 बैच हैं तो 25 चौका 100, 150 लोग मुझसे आगे हैं। तो वो भी सर दिमाग में रखता था कि इन्हीं से नहीं मेरा 25 लोगों से कंपटीशन है, मुझसे 100, 150 लोग आगे हैं उनसे भी मेरा कंपटीशन है। तो वो भी सर मैं दिमाग में रखता था। मैंने बहुत अच्छा लगा रईस जी। और भी कुछ बताना चाहते हैं अपने माता पिता या और भी कोई सहयोग जो मिला? जी सर, माता पिता का सर तो सहयोग बहुत काफ़ी रहा, उनके बिना सर पहले प्रथम गुरु तो वही माने जाते हैं।
और दूसरा शिक्षण गुरु सर, आपके मार्गदर्शन में गुरु की अहमियत पता चली क्या होती है। और पिता से सर मैंने संघर्ष सीखा, क्योंकि मेरे पिता भी बड़े संघर्षी प्रवृत्ति के हैं। जैसा कि वो भी कभी सर चीज़ों को, अपने काम को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो वो काम को महत्व देने का जो संघर्ष सीखा सर मैंने अपने पिता से सीखा। और अपनी माता से भी मैंने सर सीखा, तो सहनशीलता सीखा, जो कि धैर्य होता है सर। धैर्य प्रतियोगी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है सर। तो वो चीज़ मैंने अपनी माता से सीखा कि धैर्य भी रहना ज़रूरी है। हार्ड वर्किंग करते हैं सब लोग सर, लेकिन धैर्य सर नहीं रख पाने के कारण 4-6 महीने हार्ड वर्किंग करके गायब हो जाते हैं सर। तो सर धैर्य भी रहना ज़रूरी है। तो सर मैंने अपने माता पिता से ये भी सीखा है सर। और भी सर दोस्तों का भी अपना जो भी स्वभाव मतलब सर सहयोग था, उनसे भी मैं कुछ प्रेरणा लिया और सफल हुआ सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जी देश जी। ठीक है, धन्यवाद सर, प्रणाम सर।